इलेक्ट्रिकल के अंदर अपन क्लास नंबर 3 पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबक और विद्युत मैग्नेटिक सर्किट के अंदर लेसन नंबर 3 है डिप्लोमा सेकंड से। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इससे पिछले क्लास में पढ़ने क्या पढ़ा था, गतिज के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक डायनेमिक होती है। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जो आप घर्षण के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, तो अपन ने क्या कहते हैं रेशम की छड़ दी थी और एक अपन ने क्या किया था कांच की छड़ दी थी, तो दोनों के अंदर घर्षण कराया था। तो रेशम की छड़ आपकी क्या हुई थी ऋणात्मक हो गई थी और आपकी जो कांच की छड़ है तो धनात्मक हो गई थी। तो इस विद्युत को क्या करते थे अपन, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे अपना कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर के लिए एक स्तर विद्युत होती है, उसको अपन यानी कि चार्ज करके रख सकते हैं, लेकिन जब आवश्यकता है तब यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर भी एक स्तर विद्युत होती है। तो इस विद्युत का बहुत कम मतलब अब मतलब इससे आगे बढ़ा था गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत क्या होते थे, अपनी गतिशील विद्युत की खोज किसने करी थी, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने करी थी। तो वोल्टा ने क्या बताया था, सन 1800 बताया था कोई भी रासायनिक क्रियाओं को पारस्परिक गति के कारण इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी रासायनिक क्रियाओं में पारस्परिक प्रतिक्रिया के द्वारा इसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इस विद्युत को आसानी से तारों के अंदर फ्लो कराया जा सकता है, यानी कि जो रासायनिक विद्युत होते हैं तो एक गतिशील विद्युत होती है, तो यानी कि ये विद्युत होते हैं इसको तारों में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके बाद बढ़ाना पड़ेगा विद्युत धारा कैसे करते हैं, तो विद्युत धारा होती है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं या आवेशित प्रवाह की दर को। तो अपन ने इसके अंदर पढ़ेंगे, पर अगला कौन पढ़ेंगे जो अपनी डायनामिक विद्युत है ना, गतिशील विद्युत है ना, उसको उत्पन्न करने के कितने साधन हैं। जो गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के 4 साधन हैं। साधन एक तरह से पढ़ेंगे कैसे जनरेट करते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका तापीय प्रभाव थर्मल इफेक्ट के द्वारा, सेकंड आ जाएगा आपका चुंबकीय प्रभाव के द्वारा, ये दो चुंबकीय प्रभाव के द्वारा, और तीसरा आपका रासायनिक प्रभाव के द्वारा, और चौथी होती है आपकी प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के द्वारा अपना जो चलता है ना सोलर सेल होता है, तो एक प्रकाश के द्वारा ही है, उसके अंदर क्या फोटोवोल्टाइक सेल लगे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है आपका जो सिलिकॉन के बड़े होते हैं सेमीकंडक्टर के, वो एक उस चीज को अपन समझेंगे। तो इसके अंदर क्या है आपका तापीय प्रभाव के द्वारा थर्मल इफेक्ट। इसमें क्या दो भिन्न प्रकार के धातुओं के जंक्शन को गर्म किया जाता है, यानी कि 2 पॉइंट होते हैं उनको एक साथ में कर दिया जाता है और दूसरी तरफ क्या खुला रख दिया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है वो गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है उन पॉइंटों में गतिशील विद्युत उत्पन्न होती है। तो व्यापारिक स्पर्शिक विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसके अंदर दो भिन्न धातुएं कैसे होती है आपकी, आयरन हो जाएगी, कॉपर हो जाएगी, देखो ऐसी टाइप की होती है आपकी, ये हो जाती है। जैसे तो आपकी आयरन हो गया और ये आपका कॉपर हो गया। तो इसके अंदर ऐसे विद्युत हो जाए थर्मोकपल नहीं, एक तरह से आप थर्मोकपल कह सकते हैं चीज को। तो इसके अंदर आपकी गतिशील विद्युत उत्पन्न करते हैं। सेकंड आ जाएगी आपकी चुंबकीय प्रभाव द्वारा। चुंबकीय प्रभाव द्वारा क्या होते हैं, जब किसी चालक यानी आपका हो जाएगा कंडक्टर ना, जब किसी चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गति कराते हैं, यानी गतिशील कराते हैं, तो चालक के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जो आप फैराडे का नियम पढ़े ना, तो फैराडे सामने ये कहा था, यानी किसी भी चालक को या चुंबकीय क्षेत्र को दोनों में से एक को गति कराओ तो उसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे किसी चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करा रहा हूं, तो चालक के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यह ईएमएफ इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने वाला बल को ये पढ़ के कहते हैं ईएमएफ कहते हैं। तो यानी जब हमने चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या कराया, गति कराया, तो चालक के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, जो ये ईएमएफ क्या करता है, चालक को एक गति प्रदान करता है। एक तरह से अपन ये कहते हैं वोल्टेज पोटेंशियल विभव में बताया था पिछले क्लास में, जो हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ ये फ्लो होता है।
तो इसके अंदर गतिशील विद्युत होती है जो आपका मोटर जनरेटर के अंदर यही होती है, अल्टरनेटर के अंदर। सॉरी, अब आते हैं रासायनिक प्रभाव द्वारा। रासायनिक क्रियाओं द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है, वह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है और इन आयनों से गतिशील विद्युत उत्पन्न होती है। तो आयन जैसे जैसे सपोज करो मैं आपका एक ले लेता हूँ H2SO4, ठीक है ना, तो ये आयनों में कैसे हो जाएंगे आपका H2 तो एक हो जाएगा आपका, और ये तो आज हो जाएगा आपका यहाँ पर ऋण पे, और एक हो जाएगा आपका SO4, दो चीज होती है, SO4 ये हो जाता है आपका प्लस और ये हो जाता है माइनस। तो ये आपकी क्या होती है आयनों में विभक्त हो जाती है। तो ये चीज तो उत्पन्न होती है आपकी पॉजिटिव होती है या आपकी नेगेटिव है। जैसे ये होता है ये तो ऋणात्मक की तरफ जाएगा और ये धनात्मक की तरफ जाएगा। तो रासायनिक विद्युत क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है यानी विभाजित हो जाती है। तो इन आयनों से ही गतिशील विद्युत उत्पन्न होते हैं जो अपना H2SO4 होते हैं, तनुबंधक अम्ल बोलते हैं, बड़े तनुबंधक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं जो H2SO4 होता है। इसमें H2 होता है जो हाइड्रोजन को होता है, जो SO4 होता है जो सल्फेट को होता है। तो इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये चीज थे अपन गतिशील विद्युत के 3 कोण फटे और अलावा प्राप्त होते हैं जो प्रकाश द्वारा उत्पन्न होती है। प्रकाश के द्वारा प्रकाश के द्वारा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे यंत्र, ऐसे उपकरण, ऐसे उपकरण जिन पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर, सूर्य की रोशनी पड़ने पर वे पदार्थ क्रियाशील हो जाते हैं, वे पदार्थ क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल हो जाएगा। सोलर सेल के अंदर क्या होता है, सोलर सेल के अंदर क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल लगे होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल। ये फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो किसके बने होते हैं, आपके सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। सेमीकंडक्टर में भी किसके बने होते हैं, आपके सिलिकॉन पदार्थ के बने होते हैं ना। तो ये चीज है, ऐसे उपकरण जिन पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर वह अपने वे पदार्थ क्रियाशील हो जाते हैं, जिनके कारण विद्युत उत्पन्न हो जाती है। कौन सी विद्युत होती है, कोई गतिशील विद्युत होती है। जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा आपका सोलर सेल क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश से जो किरणें पड़ती है ना ये प्लेट पे, तो एक प्लेट को जो क्षैतिज अवस्था में रखते हैं, तो इसके ऊपर क्या किरणें पड़ती है, क्षैतिज अवस्था में कितने रखते हैं, इसको जो 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। जो कोण बनेगा ना इसका, जो 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, सूर्य किरणें पड़ती है, तो इससे जो कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है आपका, इससे आपको उत्पन्न हो जाएगा 36 वोल्टेज उत्पन्न होगा सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से जो विद्युत उत्पन्न होती है 36 वोल्टेज उत्पन्न होती है। आप डायरेक्टली कोई कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर कंट्रोलर होता है
वो टाइमर होता है बस। और जो आपके सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होते हैं, जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, जो प्रकाश की किरणें पड़ने पर, देखो ऐसा होता है इसका सिंपल, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ऐसा होता है फोटोवोल्टाइक सेल। प्रकाश की किरणें पड़ने पर ये अपना प्रतिरोध को घटा लेता है, ना, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटा लेता है। जैसे इसके अंदर क्या पड़ेगी, लाइट, ठीक है, लाइट का मान इसके अंदर जैसे ही पड़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रतिरोध का मान घट जाएगा, तो इसके अंदर कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाएगा। लाइट एक तरह से यहाँ पर टेम्परेचर का काम कर रही है, जैसे इसके अंदर लाइट का मान बढ़ता है तो अपना रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, तो इसके अंदर खुद का मान होता है, तो इसके अंदर कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है। और ये आपका तुरंत क्या होता है, आपका जो बैटरी होती है वो तुरंत चार्ज हो जाती है, जो आपके फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर, सोलर सेल के अंदर, और आसानी से अपन प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्रकाश द्वारा। तो इसके अंदर 45 डिग्री पे होती है, जो आप कोई पूछ लेना, जो सोलर प्लेट होती है कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, 36 वोल्टेज प्राप्त होते हैं उससे। और जो किसके बने होते हैं, फोटोवोल्टाइक के होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, किसका होता है, सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर किसका होता है, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसका मान होता है कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है सिलिकॉन का। और इसका जो वोल्टेज का मान होता है 0.7 वोल्ट होता है। इतना वोल्टेज चाहिए इसको, एक सेल को 0.7 वोल्ट तो चाहिए, लेकिन जो हमारे मॉडिफाई करेंगे सोलर सेल, उसका जो वोल्टेज का मान हो जाएगा 0.55 वोल्ट हो जाएगा। कई बार आता है जो सोलर सोर्स का प्रत्येक वोल्टेज का मान कितना होता है, 0.55 वोल्ट। सिलिकॉन की बात करें तो 0.7 आता है। इतने वोल्टेज में तो यानी कि रन करेगा, यानी 0. भाई कहते हैं ना अपन को, भाई इतनी कैलोरी चाहिए, इतनी कैलोरी चलने के बाद भाई इंसान चल सकता है, तो इतने का भाई सिलिकॉन का भी ये वैल्यू इसकी एक्यूरेट भाई 0.7 होती है। जैसे जर्मेनियम की आती है बात, जर्मेनियम के अंदर आता है आपका ये मान हो जाता है 32 होता है, ठीक है, और इसका मान होता है 0.1 से 0.3 वोल्ट होता है, ये होता है। इसका जो मान होता है 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट होता है, जिसके अंदर परमाणु की संख्या में 32 होते हैं, यहाँ पे 14 परमाणु संख्या होते हैं। तो ये चीज बढ़िया आपने, गतिशील विद्युत होती है जो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपकी कौन सी हो जाएगी, थर्मल द्वारा यानी ताप के द्वारा, सेकंड हो जाएगा आपकी चुंबक के द्वारा, और तीसरी हो जाएगी आपका रासायनिक द्वारा, चौथी हो जाएगी प्रकाश के द्वारा। तो इसके द्वारा अपन विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यानी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी क्या है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हो जाएगा आवेश वाहकों की परिकल्पना, आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी अणु, इस
सिद्धांत के अनुसार, यानी इसी सिद्धांत के अनुसार सभी अणु, पूरा लिखोगे इसमें, इसी सिद्धांत के अनुसार, इसी सिद्धांत के अनुसार सभी अणु, इसी सिद्धांत के अनुसार सभी अणु अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, बने होते हैं तथा परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है, तथा परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है आपका, आवेश वाहकों की परिकल्पना आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से। इस सिद्धांत के अनुसार सभी अणुओं मिलकर बने होते हैं ना, मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक परमाणु में एक बीच का बाहरी भाग होता है, प्रत्येक परमाणु में एक बीच, परमाणु में एक बीच का बाहरी भाग होता है, क्या बाहरी भाग जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। देखो ये सिंपल सी बात थी आपके अंदर, आपने समझ रहे इलेक्ट्रॉन थोड़ी समझने के लिए सबसे पहले अपन को समझ में आना चाहिए क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले आपका होता है मैटर, ये है मेन पॉइंट आपका, सबसे होता है आपका मैटर। मैटर ये होता है पदार्थ, पदार्थ से छोटा कण होता है आपका कण होता है, पदार्थ से छोटा हो जाएगा आपका भैया कण, और कण से छोटा होता है आपका अणु, अणु होता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल से छोटा होता है आपका परमाणु, ठीक है, परमाणु बोलते हैं बड़े एटम, इसको बोलते हैं बड़े एटम बोलते हैं। ये चीज है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो सबसे बड़ा होता है पदार्थ, ठीक है, अपन बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन थोड़े में सबसे बड़ा होता है पदार्थ। पदार्थ को अपन ने एक टुकड़ा किया तो हो जाएगा आपका कण, ठीक है, कण का भी एक छोटा टुकड़ा किया उसको बोलते हैं अणु या बोलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल का भी छोटा हिस्सा होता है आपका एटम। अब एटम होता है, जो एटम होता है आपका दो प्रकार होता है, एटम होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्थिर परमाणु, स्थिर परमाणु, और एक होता है आपका अस्थिर परमाणु, स्थिर परमाणु, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा भाग ये है, तो इस चीज को आप कह सकते हैं इस तरह से आप मैटर ग्रेटर देन बोलेंगे इसको ना, लेस देन होता है जो आपका ऐसा सिंबल होता है, और ग्रेटर देन का आपका ऐसा होता है। ये हो जाएगा आपका कण, फिर आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, फिर आपका हो जाएगा एटम। ये कंडीशन होती है,
इस कंडीशन को याद रखना, ये होता है नहीं भाई। सबसे बड़ा होता है आपका मैटर, होता है मैटर पदार्थ, फिर आपको होता है कण, और फिर होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होता है आपका अणु, अणु होता है, ये होता है आपका परमाणु, एटम, ये होता है। तो आपसे पूछ रहा है पदार्थ का सबसे बड़ा कण कौन सा होता है, कण, है ना। और परमाणु का सबसे बड़ा कण कौन सा होता है, परमाणु होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं आपके। ये तो परमाणु ऐसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, आपका भाग है, ये 2 भाग आपके स्थिर और अस्थिर, ये भाग आपके, ठीक है ना। अब जो परमाणु के प्रकार है जो 3 प्रकार के होते हैं आपके, यहाँ पे समझ लो परमाणु के 3 प्रकार के होते हैं, जो आप पढ़ोगे वही चीज में है। एक तो हो जाएगा आपका प्रोटॉन, और सेकंड हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये चीज है। वापिस समझ लो, सबसे पहले आपका हो जाएगा मैटर, मैटर का छोटा कण होता है आपका एक टुकड़ा कण, उससे छोटा होता है आपका मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का भी छोटा हिस्सा होता है एटम। जो एटम होते हैं 2 भागों में बांट दिए जाते हैं, तो स्थिर परमाणु में यानी फिक्स एटम, और एक होता है आपका अस्थिर यानी वेरिएबल एटम। अब होता है जो आपका परमाणु होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है आपका, ठीक है दोस्तों, तो आप ये हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बात आती है इसमें से परमाणुओं में से सबसे बाहरी कण कौन सा होता है, परमाणुओं में सबसे बाहरी कण कौन सा होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉन। परमाणु की बात करें, ऐसे पदार्थ की बात करें तो सबसे बाहरी हो जाएगा आपका कण, लेकिन एटम की बात करें तो एटम के अंदर सबसे बाहरी हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा सबसे बाहरी कण, और ये हो जाएगा आपका हल्का कण, सबसे हल्का, सबसे हल्का कण, ठीक है ना। तो आज आपने क्या बहुत अच्छी चीज सीखी, क्या सीखा, मैटर होते हैं जिसमें अणु होता है, सॉरी, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल होता है, और फिर होता है एटम। एटम होता है जो मेनली होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, तो स्थिर होता है, अस्थिर होता है। फिर उसके बाद में होता है आपका एक कंडीशन जो होता है, सबसे पहले लेस देन आपको सॉरी ग्रेटर देन मैटर, फिर मॉलिक्यूल से बड़ा कौन होता है आपका अणु होता है, और एटम से बड़ा कौन होता है आपका मॉलिक्यूल। अब जो परमाणु होते हैं 3 प्रकार के होते हैं आपके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो सबसे भारी आपका कौन सा होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है, और सबसे हल्का होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज थी ना, इस चीज को पढ़ने तो अपन आज सीखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। इस प्रकार आगे देखो, इस प्रकार किसी वस्तु को तनाव से उड़ाने का, इस प्रकार किसी वस्तु को धनात्मक हो जाने पर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार किसी वस्तु में धनात्मक हो जाने पर पूर्ण वस्तु धनात्मक हो जाएगी ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तथा
वस्तु को ऋणावेशित इसको भी लिख लो धनावेशित खबर सुन लो तथा वस्तु को ऋणावेशित हो जाने पर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाए। वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। ये चीज को नोट कर लेना है। इस प्रकार किसी वस्तु को धनावेशित हो जाने पर वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है तथा वस्तु को ऋणावेशित होने पर वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और एक चीज लिखो नोट डाल के लिखो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत के तरल पदार्थ के सिद्धांत पर तरल पदार्थ के सिद्धांत के बारे में खोज की जिसके अनुसार धारा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ प्रभावित होती है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या तरल पदार्थ का सिद्धांत किया और उसने वो सीखा जो यानी कि तरल पदार्थ के अंदर जब कोई भी विद्युत धारा प्राप्त करने तो तरल पदार्थ में जो विद्युत धारा बहती है किसके कारण होती है? आयनों के कारण। मैंने बताया था ना आपको, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आपके इलेक्ट्रॉन मेनली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसमें किसके रूप में होते हैं? आयनों के कारण होते हैं, आयनों के रूप में होते हैं। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत धारा के तरल पदार्थ के सिद्धांत के बारे में बताया, जो विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है ना? ये चीजें तो आज की क्लास में पढ़ने क्या 2-3 पॉइंटों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपन गतिशील विद्युत के बारे में पढ़ा। गतिशील विद्युत के आने कितने साधन है? 4 साधन है आपके। ठीक है ना? जो वापस रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा रहेगा? थर्मल हो जाएगा, एक आपका चुंबकीय हो जाएगा और एक आपका रासायनिक हो जाएगा, एक प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले आपने यानी कि मैटर क्या होता है, मैटर के बाद में कण क्या होता है, फिर अणु क्या होता है, फिर एटम होता है। एटम को कितने भागों में डिवाइड किया? तो भागों में। एटम कितने प्रकार के होते हैं? एटम का सबसे भारी कण कौन सा होता है? सबसे हल्का कौन सा होता है? धारा किधर से किधर बहती है? कौन से वैज्ञानिक ने बताया? ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में पढ़े यही पढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।